हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्रो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका AHE01 का है और सिर्फ इस वक्त हम देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यूनिट 6 ले लेते हैं। पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव। पर्यावरण पर मनुष्य का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे एक आपका बन सकता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि उद्देश्य तो नहीं, अब यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं कि संसाधनों का सीमित प्रकृति, संसाधनों की सीमित प्रकृति क्या होती है। ठीक है, ओके राइट। तो चलिए फिर देखिए, मानव समाज की वृद्धि और विकास, यहाँ तक कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी अनेक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी मानव की समाज में वृद्धि और विकास के लिए हमें पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होना पड़ता है और इस पर्यावरण में भौतिक और जैव दोनों संसाधन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पारतंत्र में यह देखा जा सकता है, हम देखते हैं कि जीवों के समुदाय पृथ्वी की सतह, इसके जरा नीचे जरा ऊपर भी रहते हैं। ठीक है ना। और पारतंत्र में जीवों का जीव, भूमि, जल, वायु, सौर ऊर्जा जैसे भौतिक पर्यावरण आपस में प्राकृतिक क्रिया करते हैं। पारतंत्र में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैंने डाला था। यदि आपने पारतंत्र वाला यूनिट 3 नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि ऊर्जा अपने प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होती है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उपभोक्ता स्तर पर उसकी सप्लाई चिंताजनक के रूप में देखी जाती है। जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियो एक्टिविटी, ये सभी सीमित है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों की सीमित प्रकृति। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बढ़ते हुए उपयोग से इनका भंडार में तेजी से कमी आ रही है और भारतवर्ष में इन संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी कम होती जा रही है। तो जब तक वैज्ञानिक और तकनीकी आमूल बदलाव नहीं करते हैं तो और एकदम से प्रगति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ले लेते हैं कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के अलावा विकास गतिविधियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये सभी एक रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से शोषण हो रहा है, तेजी से दोहन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? हम पहाड़ी जगहों में भी क्या करते हैं, घर बना लेते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट, होटल खोल देते हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं, हम सड़क बनाते हैं, सड़क के लिए हम पेड़ों को, पहाड़ों को, चट्टानों को काट देते हैं। ये क्या है? ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ही तो है, उनका शोषण ही तो है ना। शोषण होना, ज्यादा दोहन होना, ठीक है ना। और इससे प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं आगे यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या चीजें होती। पृथ्वी का ऊष्मा परिक्रमण, क्षेत्र का जल संतुलन, भौतिक और जैव संसाधन जैसे कि मृदा, जल, वनस्पति जात और प्राणी जात की उपलब्धता। ठीक है ना। और जैव, भूमि की जैव उत्पादकता एवं भूमि उत्पादकता। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तक मानव जात को जनसंख्या विस्फोट के संदर्भ में जो अनुभव हुए उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मनुष्य के हस्तक्षेप के परिणामों की जांच की जानी चाहिए कि क्यों पर्यावरण पर इतना हस्तक्षेप कर रहा है, क्यों उसका दोहन कर रहा है, क्यों उसका उसका जो पर्यावरण का एक तरह से क्या कहें, उसको संसाधनों का शोषण कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखो कि बहुत कम कम चीजें दी हुई हैं। बहुत से भौतिक संसाधन, अब भौतिक संसाधन में क्या क्या चीजें आती है? भूमि, जल, ऊर्जा। ठीक है, भौतिक संसाधन, तो इसमें भूमि, जल, ऊर्जा से कुछ भौतिक संसाधन नीचे दिए गए हैं। तो इन्हें मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है ना, कि भूमि क्या है, जल क्या है, ऊर्जा क्या है, तो इन्हें आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है ना, भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, यदि भौतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं, भौतिक संसाधन के प्रकार लिखिए तो फिर आप यही लिखेंगे। ठीक है ना, क्या क्या आते हैं। ओके, अब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्न, पशुओं के लिए चारे, ईंधन के लिए लकड़ी, उद्योग के लिए कच्चे माल की बात जो है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन उस डिमांड को पूरा कर पाना तो मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है। तो आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है और किस तरह से फिर संसाधनों की डिमांड बढ़ती है। ठीक है ना, राइट, ओके। फिर हमने भूमि देखा, पर हमने जल देखा।
भौतिक पर्यावरण भौतिक संसाधन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए अच्छी भूमि का होना आवश्यक है। तो भूमि के सभी उपयोगों के लिए पानी सबसे निर्णायक होता है, वो भी तो होना जरूरी है ना। और पानी जो होता है वो प्राकृतिक विकास, इस तरह से प्राकृतिक और फिर से भरे जा सकने वाले अनवीकरणीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी खेती किसानी के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, चारे फसल के लिए, यहाँ पे बागवानी पेड़ पौधों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अकेला मुख्य कारक भी है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और पेड़ पौधों के लिए पोषकों की उपलब्धता का विनिमय करता है, पर्यावरण होता है। पानी को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं की, जैसे आप देख लीजिए, खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हर एक चीज के लिए, आप घर की साफ सफाई रखते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर तो जल के सार्वभौमिक वितरण से पता चलता है कि पानी की कुल मात्रा का 3% से अधिक कम अलवण जल है, ठीक है। तो 3% से कम अलवण जल है जिसे हम पी सकते हैं, और उसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में लवणी जल है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, राइट। चलिए और क्या देखते हैं यहाँ पे, इसमें यूनिट में इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि पर्यावरण का ये है, तो हम दूसरी यूनिट भी इसी के साथ में लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर ईंधन की लकड़ी, 2000 ईस्वी में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा की मांग का आकलन निम्नलिखित प्रकार से किया गया कि ऊर्जा की डिमांड कैसे बढ़ी। तो ईंधन की लकड़ी के रूप में, उपले के रूप में, कृषि अवशिष्ट के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में, ठीक है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी के नीचे तीव्र ऊष्मा और दाब के अत्यंत प्रागैतिहासिक। अब जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि पृथ्वी के नीचे अरबों करोड़ों वर्ष से दबे हुए जीव जंतु, उसके जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जीवाश्म होते हैं, ठीक है ना। जब ये निकाले जाते हैं तो इनके कारण जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और कोयला, लिग्नाइट ऐसे पात्रों से बने हैं जो तो स्वस्थानीय, यानी जहां थे वहीं दब गए या बाहर से विस्थापित होकर ऐसी जगह में आ गए, ठीक है ना, और जो ढक गए। तो पेट्रोलियम का उद्गम मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक समुद्री प्राणियों से माना जाता है। देश की व्यापारिक ऊर्जा की खपत का लगभग 60% कोयला और लिग्नाइट से पूरा किया जाता है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भट्टियां, ताप बिजली उत्पादन, धातुओं खनिजों के निष्कासन के लिए कोयला, गैस, जामात उत्पादन काम में लाया जाता है। तो आप जीवाश्म ईंधन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट। फिर खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आज की दुनिया में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है पृथ्वी से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन का एक संकर मिश्रण है, ठीक है, जो प्राय प्राकृतिक गैस से संबंध होता है, ठीक है। तो क्या होगा ये? खनिज तेल, पेट्रोलियम। अब जो हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमें किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है ना। तो ये विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा की मांग, तो ऊर्जा कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं, क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत, ठीक है ना। ओके, राइट। फिर प्राकृतिक गैस भी होती है, तो प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति पेट्रोलियम की तरह हुई है, ठीक है ना। ओके, तो इसे देख लीजिएगा। वैकल्पिक स्रोत भी कुछ होते हैं, विद्युत हो गया, जो परिवहन, संचार और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। ओके, और जो बिजली होती है, ये बिजली जीवाश्म ईंधन, जलाशयों और रेडियो एक्टिव खनिजों से पैदा की जाती है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपका। पशु ऊर्जा भी होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, मैं खनिज 4-5 भी ले लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। खनिज के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। तो खनिज पृथ्वी में अनेक प्रकार के निक्षेपों से नीचे दबे हुए, पृथ्वी के नीचे दबे हुए पाए, जो दबे होते हैं उनसे पाया जाता है, ठीक है। और इनके प्राथमिक जो स्रोत होते हैं खनिज के कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक के ऊर्जा उत्पादन होता है, औद्योगिक संयंत्रों, मशीनरियों के विकास, डिजाइन, बस्तियां और आवास, हथियार, विद्युत सामग्री, परिवहन और संचार, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा, जैसे जीवाश्म स्रोत हो गया, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी खोज हो गया, धातु अयस्क और खनिज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये बॉक्साइड होता है, लोहा हो गया, हेमेटाइट का, और ये तांबा हो गया, कुछ ये खनिज है। तो हो सकता है कि खनिज से क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, लिखिए, तो आपको फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीजें दी हुई, बहुत जो लोग 5th-6th क्लास में जो पढ़ चुके हैं, 7th-8th क्लास में यदि आपके षष्ठी सब्जेक्ट रहा होगा तो आप यही चीज पढ़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैव संसाधन क्या कहलाते हैं, देख लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जीवमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव हमारे जैव प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जीवमंडल में
पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव ही जैव प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो पृथ्वी होती है वो ग्रह पिंडों से बनी होती है और यहाँ पर सिर्फ जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का बेजोड़ लक्षण भी है यहाँ पे जीवन का पाया जाना, ठीक है ना। और यहाँ के भौतिक संसाधन जो है वो बदलते रहते हैं और जो इन जीव परिवर्तनों के प्रति अनुकूलित होते हैं, यानी जो अपने आप को इस पर्यावरण के प्रति बदल लेते हैं, वही यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, वरना उनका अस्तित्व इस पर्यावरण से समाप्त हो जाता है। तो जीव भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं और आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण में जब जीव जंतु आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और इस प्रकार विषाई वर्ण यानी कि इस प्रकार भौतिक संसाधन और जीव दोनों ही सदा बदलते रहते हैं और इसलिए भौतिक और जैव विकासी परिवर्तन सतत यानी निरंतर रहता है, गतिशील रहता है, हमेशा आगे चलता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ओके राइट। अब समुदाय होते हैं, ठीक है ना। समुदायों, क्योंकि जो परस्पर तो समुदायों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे प्राणी जो होते हैं और ये समुदाय जो होते हैं एक तंत्र के घटक होते हैं जिन्हें पाई तंत्र कहा जाता है। यूनिट 3 पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ है। ये समुदाय वर्ग सहजीवता से जीवन यापन करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है, और पुनरुत्पादित तथा नवीनीकृत पुनरुत्पादित करते हैं संसाधनों को। ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मानव जाति भी गतिशील पारिस्थितिक समुदायों में से एक है। अपनी उपादेयता विकास एवं उत्तरजीविता यानी जीवित बने रहने के लिए मानव जाति निश्चित रूप से प्रकृति के विशाल जैव भू रासायनिक चक्र पर निर्भर होती है और जीवित बने रहने के लिए मानव जात को अपने चारों ओर दिखने वाले पेड़ पौधे प्राणियों सूक्ष्म जीवों के साथ सहजीवी संबंध यानी सामंजस्य बनाकर रहना होता है, ठीक है, राइट। और मानव जाति के दृष्टिकोण से पर्यावरण प्रकृति में सदा सह संबंधों पर आधारित होते हैं और मानव समाज 3 और सह संबंधों पर निर्भर होता है। वो है भौतिक, जैव और सामाजिक कारक, ठीक है, जिसमें हवा, पानी, भोजन के अलावा जो सहृदयता और सामाजिक सांस्कृतिक परितोष देते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में यदि हम देखते हैं तो शुरू में देखते हैं तो भोजन जो प्राथमिकताएं जो थी, उनकी मेन प्राथमिकताएं, मेन जरूरतें जो थी प्रागैतिहासिक काल में मानव जाति के लिए, वो थी समाज को खाना दे सके। तो भोजन हमें पेड़ पौधों और सारी प्राणियों से मिलता है और समाज में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, समाज की बहुमुखी मांगे बढ़ती गई, वैसे वैसे नए पौधे और प्राणी जातियों का पता लगाया, पेड़ पौधों की खेती करना शुरू किया, पशुओं को पालतू बनाना जरूरी हो गया और समाज के लिए भोजन की सप्लाई बिठाने के लिए नए जीवों की तलाश करना शुरू हो गया। उन्होंने आखेट करना यानी क्या करना, शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। खेत जानवरों को पालना शुरू कर दिया, चाहे खाने के उद्देश्य हो, चाहे खेती के काम से हो, या फिर चाहे उससे दूध वगैरह निकालने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह घुमत्तू किस्म के पहले के लोग हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव द्वारा कुत्तों की सहायता करके अनुवांशिक नस्ल सुधारने के परिणाम स्वरूप कुत्तों की नई नस्लें आ गई और कुत्तों की आबादी भी बढ़ी। परंतु कुछ अन्य पशुओं पर मानव का प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कुछ अन्य प्राणी समूह मानव जनित विपरीत चयन का शिकार भी बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सदस्य, चीता, तेंदुआ, बाघ और शेर, इनको हम पाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जंतुओं की संख्या में विविधता भी कभी आई है क्योंकि इनका शिकार भी किया जाता है। मानव के द्वारा इनका जो आवास होता है, जहाँ ये रहते हैं, यानी जंगल को यहाँ पर हस्तक्षेप भी किया जाता है, नुकसान भी पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि प्राणी जो वहाँ पे प्राणी है, जो जानवर हैं, उनके लुप्त होने, खत्म होने के पहले उनको संरक्षण दिया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि एक बार अगर ये प्राणी जो है लुप्त हो गए, यदि एक बार ये प्राणी खत्म हो जाएंगे तो किसी भी जीव को फिर से दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान जातियों को संरक्षित रखना और उसी ढंग से उपयोग में लाना आवश्यक हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया आपका जैव संसाधन क्या कहलाता है, उसी के अंतर्गत, ठीक है। फिर वनस्पति जाति है तो इसे आप देख लीजिएगा, ओके, राइट। प्राणी जात है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लूंगी, इसमें मैं दूसरी यूनिट भी ले लूंगी, ठीक है। वहन क्षमता या सहनशीलता की चरम सीमा की धारणा होती है, ठीक है ना, ओके। यानी कि इंजीनियरिंग डिजाइनों में विशेष रूप से उन पदार्थों के लिए जिन्हें भार सहना पड़ता हो या हो रहा है,
पदार्थ जितना भार सह सकता है उसकी सीमा होती है, और अगर सीमा पार हो जाए तो पदार्थ चटक के टूट जाता है। किसी चीज को आप खींचे, यदि एक लिमिट तक उसको खींचेंगे तो वो सही रहेगा, जैसे प्लास्टिक के ले लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा जिसको खींच देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो झटका सहने की योग्यता बनाए रखने के लिए अधिकतम भार से कम भार की एक सुरक्षित सीमा को चरम सीमा या सहनता या वहन क्षमता मान कर चलते हैं। मतलब अब कोई पदार्थ है, अगर उसे हम उसके क्षमता से ज्यादा उसको खींचते हैं, ठीक है ना, उसकी क्षमता उतनी नहीं है जितना वो भार सह सके। एक मनुष्य अगर वो 20 किलो भार उठा सकता है तो 20 किलो भार ही ठीक है। उसके ऊपर आप 30 से 40 किलो भार रख देंगे तो उसका क्षमता उतनी नहीं है कि वो उस भार को उठा सके, वो गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो यहाँ पर यही है कि झटका सहने की योग्यता बनाए रखने के लिए और अधिकतम भार से कम भार की सुरक्षित सीमा को तय करना ही क्या कहलाता है, वहन क्षमता कहलाता है। और ये चीज जो है भूमि की उत्पादन शक्ति के संदर्भ में वहन क्षमता को इस प्रकार दर्शाया गया है। जैसे वहन क्षमता गांव या गांव के तुल्य प्राणियों की वह संख्या है जिसे भूमि पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरे वर्ष जीवित रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या किसके रूप में लिया गया है, जीव के रूप में लिया गया है, ठीक है, ओके। तो वहन क्षमता का मतलब हमने बता दिया ना कि क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे वहन क्षमता का दे दिया है, ये दिया गया है, ये इतना ऊपर यहाँ बनाया गया है, यानी कि सहारा देने की क्षमता सॉरी, फिर संसाधन हो गए, फिर उसमें निवेश किया जाता है, फिर विकासी गतिविधियां एक्टिविटी होती है, फिर बहिर्निवेश मतलब वो बाहर निकलता है, फिर आर्थिक गतिविधि जीवन की गुणवत्ता होती है। इसी तरह से स्वांगीकरण पचाने की क्षमता आपकी होती है, फिर पर्यावरण से ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अवशिष्ट और अपशिष्ट होता है, विकास की गतिविधियां होती हैं। तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों की मांग भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। संसाधनों की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन साधनों की खपत द्वारा संसाधनों का अति उपभोग हुआ, यानी आवश्यकता से अधिक खपत हुई। और उत्पादन उपभोग का अर्थ है कि स्वयं आधार पर उपभोग तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जीव अधिकांश वन्य जो प्राणी होते हैं अधिकांश अन्य पर्यावरण गुणों की तरह वहन क्षमता भी परिवर्तनशील है, और ऐसा उन विकासी बलों के कारण जो भौतिक संसाधनों और जीव रूपों के संगठन को रूपांतरित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। अच्छा, जो वहन क्षमता वो अनुवांशिक विविधता, विशेष रूप से खेती की जाने वाली जातियों के अन्य संबंधियों की विविधता से विभेद प्राप्त होते हैं, प्रजनन और भरण द्वारा उत्पादन सीमा को लगातार बढ़ाते हैं। और आज विश्व की जो मुख्य खाद्य सप्लाई और फसलों की 20 जातियों से होती है, और दूध, मांस, ऊन, खाल और ऊर्जा की 20 पशुधन जातियों से उपलब्ध होती है। उसी तरह विश्व के अधिकांश काष्ठचारी लकड़ी और गोबर पेड़ों की सिर्फ 8 जातियों से प्राप्त होती है। तो ज्यादा लोगों को सहारा देने की चुनौती का सामना करने का एकमात्र रास्ता अधिक उपज पैदा करने वाली जातियों का पता लगाना, फसल के आधार को व्यापक बनाना, यानी कि आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से किस किस चीज की डिमांड होती है और उस डिमांड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। किसी प्रदेश की वहन क्षमता का क्या अर्थ है, तो वही जो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वहन क्षमता को आप पानी में भी ले सकते हैं, पेड़ पौधों में भी ले सकते हैं, सिंचाई में भी ले सकते हैं, जल में भी ले सकते हैं, सभी में ले सकते हैं, बिजली में भी ले सकते हैं वहन क्षमता, ठीक है। मान लीजिए एक आबादी है, एक जिला है जहाँ की सप्लाई सिर्फ 250 मेगावाट यूनिट ही वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, उतनी वहाँ पे सप्लाई हो सकती है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और डिमांड 500 यूनिट की है, तो क्या है, उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ना, तो ये होता है, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ना, चीजें पता नहीं रहती हैं। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, चलते चलते थोड़ा सा, वो चीज है उत्तर जीविता या जीवित बने रहने के लिए गतिविधियां क्या क्या होती हैं। तो देखिए, मनुष्य गतिविधियों में कृषि, बागवानी, बागान, पशु प्रबंधन, मछली पालन, यहाँ तक कि वानिकी और खनन से भी जीवन यापन होते हैं और कच्चे संसाधन मिलते हैं, ठीक है ना। तो वही है, जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए क्या क्या गतिविधियां होती है, मनुष्य क्या क्या काम करता है, तो कृषि करता है,
उर्वरक यानी कि उर्वरक का काम ज्यादा से ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। फिर अधिक पैदावार वाली किस्मों का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे उत्पादन ज्यादा हो। पीड़कनाशी पेस्टिसाइड यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए यहाँ पर कुछ विभिन्न पीड़कों की कुछ सकारात्मक जीव विज्ञानी भूमिका है। तो यहाँ पे पीड़कनाशी पेस्टिसाइड का उपयोग यहाँ पे नहीं करना होगा, बंद करना होगा, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरे कृषि कार्य और जैव अपकर्षण होते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना। ओके, खनन और उद्योग है, भूदृश्य का बिगड़ना है, रेगिस्तान बनना, जलीय ग्रीनहाउस, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी के अंतर्गत आएगा, वायु प्रदूषण के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है और ये यूनिट यहाँ पर जो है फिनिश्ड हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूनिट 7 ले लेते हैं, हमने 6 लिया ना, अब यहाँ पे हम यूनिट 7 ले लेते हैं, जैविक संसाधनों के अतिदोहन के प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। ओके, जैविक संसाधनों के प्रतिदोहन के प्रभाव, ठीक है, ये देख लेते हैं। अतिदोहन के कारण क्या होता है, वन उन्मूलन क्या है, मरुस्थलीकरण क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। अतिदोहन के कारण क्या है, अतिदोहन का मतलब क्या होता है, संसाधन जितने उपलब्ध नहीं है उससे ज्यादा भी उसका उपयोग कर लेना, ठीक है ना, वो अतिदोहन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए वन उन्मूलन आ जाता है, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक संसाधनों में कुछ उपयोगिता के अति के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो अतिदोहन के कौन कौन से कारण है, सबसे पहले वन उन्मूलन आता है, ठीक है ना। यानी वन उन्मूलन का तात्पर्य यहाँ पे है कि जैसे कटाई हो गई, पेड़ों का गिरना, घास फूस, चारे या टहनियां तोड़ना, जानवरों को चराना, पौधों को कुचल जाना और पेड़ों का बेरोक टोक काटना, ये मुख्य कारण होते हैं वन उन्मूलन, यानी वन को साफ कर देना, पेड़ों का काटने, सभी चीजें वन उन्मूलन के अंतर्गत आती, ठीक है ना। तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, एक तो झूम खेती होती है, जगह जगह बदल के पहाड़ों में खेती की जाती है, तो वहां से वन का विनाश होता है। विकास परियोजनाएं, अब बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाएं चलाई जाती हैं, बांध बनाना है हमें, यहाँ पे बिजली उत्पन्न करना है, यहाँ पे ये बनाना है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे नहर बनानी है, तो इससे भी पेड़ पौधे जो है काटे जाते हैं, वनों को साफ करके वहां पे विकासात्मक परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ईंधन की लकड़ी की मांग, अब भैया ईंधन की लकड़ी की जब मांग होगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटे जाएंगे, ठीक है ना। तो ईंधन की लकड़ी मांग भी एक मुख्य कारण है वन उन्मूलन का। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, और वन उन्मूलन के कारण कौन कौन से हैं। तो ये आपके कारण है, झूम की खेती, विकास परियोजनाएं, ईंधन की लकड़ी की मांग, उद्योगों और व्यापार कार्यों के लिए लकड़ी की मांग, ठीक है। तो उद्योग और व्यापारों के लिए भी लकड़ी की मांग होती है और कुछ अन्य कारण भी है। तो 5 कारण यहाँ पे दिए हुए हैं वन उन्मूलन की, ठीक है ना। ठीक है, चलिए जैसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, विकासात्मक परियोजनाएं, विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से होता है। ईंधन लकड़ी की वजह से पेड़ काट लिए जाते हैं। कृषि काश्तकारी होती है, कृषि औद्योगिक मांग के लिए देखिए पेड़ भी काट के ले गए, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना है, वहां पे हमें कारखाने बनाने हैं, वहां पे हमें ये बनाना है, फलाना ढकाना, ये सब चीजों के लिए भी पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक चराई, ये सभी चीजें वन उन्मूलन के कारण है, ठीक है। फिर स्थानांतरित कृषि, झूम खेती, अब एक एक करके इसको समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अधिकांश भागों में आज भी आखेट एवं अन्न संग्रहण कृषि का मुख्य रूप रहा है, ठीक है ना। ओके, और साथ ही साथ में आखेटक समूह में खाद्य अधिशेष का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि इन समुदायों में अस्तित्व के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई जाती है, ठीक है। तो स्थानांतरण जुताई या झूम खेती जो है 9000 वर्षों से की जाती रही है, और आखेट एवं खाद्य संग्रहण से खाद्य सामग्री उत्पादन में, यानी कि क्या करना, शिकार करना, पेट पालन करना और साथ ही साथ में खेती करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार की खेती में वर्ष भर में लगभग 5 लाख हेक्टेयर वनों को काटा जाता है। ये लोग जाते हैं एक जगह खेती करेंगे, अगले साल फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे वनों को काटते हैं और उसके बाद वहां पे खेती कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर 2-3 साल के लिए एक जगह जाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, वहां पे खेती करते हैं, फिर 2-3 साल के लिए उस जमीन को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये झूम खेती कहलाती है, जो जनरली आज भी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वगैरह में क्या होती है, यहाँ झूम खेती की जाती है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, स्थानांतरण जुताई या झूम खेती में पहाड़ी के एक भाग के पेड़ों की सफाई कर दी जाती है, पौधों को जला दिया जाता है, राग बाद में मृदा में मिल जाती है, ज्वार बाजरा आदि की फसल के लिए उपयोगी रहती है, और इसमें आदिवासी कृषकों की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी खासी पैदावार हो जाती है। तो फसल की कटाई के पश्चात भूखंड को ऐसे छोड़ दिया जाता है और निवासी पास के क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहां के निर्वहन के लिए फिर इसी प्रकार की खेती करते हैं। तो ये स्थानांतरण या झूम खेती कहलाती है, ठीक है। फिर विकासवादी परियोजनाएं होती हैं,
तो विकास की परियोजनाएं उन्मूलन का कारण बनती है, वन उन्मूलन का, ठीक है ना। जैसे कबीलों के निवासी मानवीय पर्यावरणीय आवश्यकताओं को भी संतुलन बनाए रखने के लिए आज भी संसाधनों का उपयोग करते, उनका दोहन करते आए हैं। तो कोई भी विकास हो, चाहे विद्युत के लिए हो, चाहे सड़क के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे इमारत बनाना हो, बांध बनाना हो, तो हर एक चीज के लिए पेड़ पौधे वहां पे काटे जाते हैं, ठीक है ना। और आसपास के रहने वाले लोगों को जो है चारे, ईंधन, पत्तियां, छोटी लकड़ी के स्रोत जो है वो छिन जाते हैं, ठीक है ना। पशु जो होते हैं, चारागाह जो होते हैं, वो भी छिन जाते हैं उनसे। तो ये एक मेन रीजन होता है विकास परियोजना है। बहुत अच्छा, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, राइट। फिर ओके, जैसे टिहरी नगर का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, टिहरी परियोजना का। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी यही है, पेड़ वगैरह को ही बचाया जाता है। तो औद्योगिकरण मेन रीजन इसका होता है। और चिपको जैसे आंदोलन जो है इसी की वजह से शुरू किए गए थे। और इस आंदोलन में वृक्षों के गिराने से रोकने के लिए लोग पेड़ से लिपट जाते हैं, ठीक है ना, अपनी जिंदगी विदाओं में लगा देते हैं। और वास्तव में इस आंदोलन की अग्रणी एक महिला थी, श्रीमती अमृत देवी, ठीक है ना। उन्होंने ये काम किया था और एक राजस्थान के गांव खेजड़ी में अपने जीवन का बलिदान दिया था, ठीक है। तो ये है आपका चिपको आंदोलन से संबंधित, और ये है आपका विकास परियोजनाएं। फिर ईंधन लकड़ी के लिए भी यही काम किया जाता है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अन्य कारक भी है, कभी कभी दीमक, रोग, बाढ़ और आदि से प्राकृतिक संकटों के कारण हानि होती रहती है, ठीक है ना। तो इसकी ये भी एक अन्य कारक है, ठीक है। अन्य कारक के अंत इसके अतिरिक्त खेती, अनियंत्रित चराई के कारण भी वन उन्मूलन हो सकता है, ठीक है ना। तो वन उन्मूलन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मरुस्थलीकरण देख लेते हैं। तो मरुस्थलीकरण और वन उन्मूलन की घटनाओं के बीच एक गहरा संबंध होता है। अब देखिए, जहां पे वन नहीं रहेंगे, काट दिए जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। बंजर होगी तो क्या होगा, मरुस्थलीकरण तो कहलाएगा ना। तो वन अपने आसपास के क्षेत्र की आर्द्रता बनाए रखते हैं, जबकि वायु आर्द्र होती है। न केवल दिन के दौरान सूर्य की गर्मी भूमि पर पहुंच पाती है, बल्कि रात के दौरान भी बाहरी वायुमंडल में गर्मी कमी निकल पाती है, ठीक है ना। और जो मरुस्थलीकरण होता है जस्ट इसके विपरीत होता है। मरुस्थलीकरण में वृक्षों की आवश्यकता से अधिक गिराने से उत्पन्न एक क्रमबद्ध तय होता है। यानी कि जहां पे वृक्ष ही नहीं रहेंगे, वृक्ष जब गिर जाएंगे तो वहां की उर्वरकता कम हो जाती है, तेज हवाएं चलती हैं, वर्षा कम होती है, शुष्कता वहां की बढ़ जाती है, और रात और दिन के तापमान में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना। और मरुस्थल में वनस्पति बहुत विरल होती है और बहुत कम जानवर यहाँ आश्रय पा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है। और मरुस्थलीकरण सिर्फ मानवीय कारण से नहीं होता है, प्राकृतिक कारण से भी होता है, ठीक है ना। ओके, कि पहले से वहां की जो भूभाग था वो शुष्क रहा हो, ठीक है ना, पायतंत्र की वजह से हो सकता है। तो मरुस्थलीकरण की अधिकांश गतिविधियां से सीमांत भूभागों पर जुताई द्वारा कृषि के लिए अलाभप्रद भूमि उपयोग करना, उसकी भूमि की उर्वरकता को खत्म करना, भूमि का अपरदन होना, फिर अनियंत्रित चराई और पेड़ों के अंधाधुंध काटने या चराई करने की वजह से भी मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है ना। मृदा का अपरदन होता है, मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है, पौधों का विकास यहाँ धीरे धीरे होता है। जल संसाधनों का गहन और अलाभप्रद दोहन, जिसके परिणाम स्वरूप भौम जलस्तर ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। कोयला अथवा चूने निकालने के लिए शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में अति खनन होता है, तो उसकी वजह से मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है। तो वन उन्मूलन और मरुस्थलीकरण आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसमें से दो में से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है कि वन उन्मूलन क्या है, इसके कारण क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है और इसके कारण क्या है, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें इस यूनिट में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और आ सकता है, सॉरी कोई और क्वेश्चन। जैविक पर्यावरण क्या है, बार बार पढ़ा दिए, यूनिट 3 देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ उसमें बताया है, प्लीज। तो जैविक पर्यावरण, जैविक संरक्षण क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना। कैसे हम बचा सकते हैं बताइए, पेड़ को ना काटना, यही सब चीजें हैं ना, पेड़ को ना काटना, और साथ ही साथ में मृदा को बनाए रखना, और भूमि में कीटनाशक जो होते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को अपने बचा सकते हैं। हालांकि बहुत थोड़ा 2 लाइन में दिया हुआ है। तो ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है। 2 यूनिट आज हमने ले लिया, यूनिट 5 और यूनिट 6 से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, सॉरी 6 और 7 लिया, 5 तो ऑलरेडी अलग डला हुआ है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और कोशिश करूंगी कि यदि पॉसिबल हुआ तो दूसरी एक और यूनिट आपके लिए ला दूं, ठीक है ना। तो चलिए फिर टेक केयर, बाय।